नए सफर की लज्जतों से जिस्मो जां को सर करो, सफर में होंगी बरकतें, सफर करो सफर करो। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। जब जब बीजेपी ये मान लेती है कि अब भारत में उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता, अब उसे किसी का डर नहीं है, कोई नहीं है जो उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाए, देश विपक्ष मुक्त हो गया है, तब तब राहुल गांधी बीजेपी की इस खुशफहमी पर पानी फेर देते हैं। पिछले 8 सालों में बीजेपी ने कितनी कोशिश कर ली कि किसी तरह राहुल गांधी को राजनीति का अनाड़ी, नौसिखिया, ऐश में रहने वाला, बड़े घर का लड़का साबित करें, जिसके पास न अक्ल है न अनुभव है, जो जनता की नब्ज पकड़ना जानता ही नहीं है, जिसे विरासत में सांसदी हासिल हो गई हो और जो परिवारवाद के कारण राजनीति की सीढ़ियां चढ़ रहा हो, ऐसे राहुल गांधी को बार बार पीछे धकेलने की कोशिश बीजेपी करती है। लेकिन बीजेपी की ये सारी कोशिशें न केवल असफल हो रही हैं, बल्कि अब तो राहुल गांधी पर कोई भी वार बीजेपी का जो है वो उल्टा बीजेपी को ही घायल कर रहा है। अब सवाल यह है दोस्तों कि आखिर राहुल गांधी से बीजेपी को इतनी तकलीफ क्यों है? राहुल गांधी अभी केवल एक सांसद हैं और उनकी पार्टी के बहुत से लोग ये चाहते हैं कि अब वो कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी संभालें। हालांकि राहुल गांधी इससे पहले अध्यक्ष पद संभाल चुके हैं और 2019 के आम चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने अपना पद छोड़ दिया था। अब एक बार फिर उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो पार्टी अध्यक्ष बन जाएं। राहुल क्या फैसला लेंगे, वो अध्यक्ष की रेस में खुद को लाएंगे या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन बीजेपी तो शायद यही मना रही होगी कि राहुल किसी भी तरह कांग्रेस के अध्यक्ष न बने। बीजेपी जो अक्सर परिवारवाद का मुद्दा उठाए रहती है, उसके पीछे भी यही कारण है शायद कि परिवारवाद के नाम पर वो गांधी परिवार और राहुल गांधी को घेरना चाहती है। यह अलग बात है कि खुद बीजेपी में कई नेताओं के बच्चों और रिश्तेदारों की भरमार है, लेकिन वंशवाद या परिवारवाद बीजेपी को केवल गांधी परिवार या कांग्रेस में ही दिखाई देता है। दरअसल बीजेपी किसी भी हाल में राहुल गांधी को रोकना चाहती है, क्योंकि मौजूदा भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में राहुल गांधी बीजेपी के सामने उस चट्टान की तरह खड़े हैं जो किसी भी किस्म के तूफान से नहीं हिलती है। मोदी लहर में बीजेपी ने देश के बड़े बड़े राजनीतिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इस लहर में बड़े बड़े नेता मोदी सरकार के सामने सरेंडर हो गए, मगर इस लहर का राहुल गांधी पर कोई असर नहीं पड़ा। राहुल और सोनिया गांधी को ईडी के सामने पेश कराया गया, लेकिन राहुल ने साफ कह दिया कि मैं ईडी से नहीं डरता। मोदी सरकार पर बेखौफ अंदाज में राहुल गांधी लगातार वार करते आ रहे हैं, उसके हर गलत फैसले को जनता के बीच रख रहे हैं और शायद यही बीजेपी की सबसे बड़ी तकलीफ है। तो दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि कैसे बीजेपी के लिए चुनौती बने हुए हैं राहुल गांधी और कैसे बीजेपी कोशिश कर रही है कि राजनीति में राहुल गांधी के बढ़ते कदमों को रोक ले। क्या बीजेपी इस कोशिश में कामयाब होगी या राहुल गांधी अपने चुने हुए रास्ते पर बेखौफ बेधड़क चलते चले जाएंगे? आइए इन तमाम सवालों से पर्दा हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही भारत जोड़ो यात्रा से। पहले इस यात्रा की कुछ झलकियां, कुछ तस्वीरें, कुछ विजुअल्स देख लेते हैं दोस्तों। तो इन तस्वीरों को देखिए, कैसे राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक भारत जोड़ो अभियान का हिस्सा बनने के लिए लोग उमड़ गए हैं। ये तस्वीरें दक्षिण भारत की हैं। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद भी हैं। तमिलनाडु में डीएमके के साथ कांग्रेस का गठबंधन है। कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस से पहले आप याद कीजिए कि जेडीएस और कांग्रेस की ही सरकार थी और अब फिर से कर्नाटक में कांग्रेस के लिए समर्थन बढ़ता जा रहा है। यानी बीजेपी जो है यहां फिर से कर्नाटक में फिर से सत्ता में आएगी या नहीं, कहा नहीं जा सकता है। उधर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी बीजेपी अपना दखल बढ़ा ही नहीं पा रही है, बल्कि यह हो सकता है कि तेलंगाना में केसीआर कांग्रेस के साथ विपक्षी एकता के लिए शामिल हो जाएं। कहने का मतलब यह है कि दक्षिण के दरवाजे बीजेपी के लिए खुल नहीं पा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में जैसी भीड़ उमड़ी है, उससे समझ आता है कि कांग्रेस की पैठ यहां बढ़ सकती है। अगर ऐसा होता है तो अगले आम चुनाव में बीजेपी के लिए यह अच्छे संकेत नहीं हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक में लोकसभा की कुल 129 सीटें हैं।
पिछले चुनाव में बीजेपी को केवल कर्नाटक में थोड़ी सफलता मिली थी, लेकिन बाकी राज्यों में हालत पस्त थी। अब राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद बीजेपी की बची खुची संभावनाएं भी खत्म हो सकती हैं कर्नाटक में। इसीलिए बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा से बेचैन दिख रही है और उसकी ये बेचैनी शुरुआती दिनों में ही खुलकर सामने आ गई है। मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी 2 पंक्तियां काफी प्रसिद्ध हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कहा जा सकता है कि राहुल के साथ पहले ही बहुत से समर्थक जानिबे मंजिल की ओर बढ़ रहे थे और अब उस कारवां में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। दक्षिण से लेकर उत्तर तक राहुल गांधी के साथ पदयात्रा के लिए बहुत से लोग तैयार हो गए हैं। एक वक्त था जब 1990 में राम मंदिर निर्माण की बात को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी के साथ लोग ऐसे ही जुड़े थे, लेकिन वो यात्रा भारत को तोड़ने वाली साबित हुई, जबकि अब भारत को जोड़ने की मुहिम कांग्रेस ने चलाई है। अगर कांग्रेस अपने मकसद में सफल होती है तो फिर बीजेपी की राजनीति और उसकी गद्दी दोनों के लिए अस्तित्व का सवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इस यात्रा का मकसद नफरत की उस खाई को पाटना है जो धर्म और जाति की राजनीति के कारण देश में गहरी हो गई है। खासकर 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद देश में हिंदू मुसलमान के बीच संदेह और अविश्वास का ऐसा माहौल बन गया कि इससे भारत की उदारता और एकता की विरासत ही खतरे में पड़ गई। बीजेपी ने इसी राजनीति के दम पर लोकसभा में 2 सीटों से लेकर 300 के पार सीटों का सफर तय किया, जबकि इसी दौरान कांग्रेस का जनाधार सिमटता गया। मगर अब राहुल गांधी नफरत की राजनीति के खिलाफ एकजुटता का संदेश देने निकल पड़े हैं और यही बात बीजेपी को खटक रही है। 1992 में बीजेपी ने जो दांव खेला था, अब 30 साल बाद 2022 में राहुल गांधी अपने तरीके से उसका जवाब देने के लिए एक ऐतिहासिक यात्रा पर निकल पड़े हैं। 1992 में राहुल गांधी देश की राजनीति में नहीं थे। 1991 में आप याद कीजिए कि राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस में गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं था और यही दौर था जब देश में गैर कांग्रेसी गैर दलों की ताकत बढ़ गई और कई अलग अलग मोर्चे राजनीति में तैयार हो गए। इसके बाद 1997 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और 1998 में उसका यानी कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी उन्होंने संभाल लिया। उनके नेतृत्व में यूपीए ने 2004 और 2009 में 2 बार केंद्र की सत्ता हासिल की, लेकिन खुद सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद स्वीकार नहीं किया। 2004 में ही राहुल गांधी भी कांग्रेस से जुड़े और अमेठी से सांसद भी बने। 2009 में भी राहुल गांधी सांसद बने उसी अमेठी से, लेकिन यूपीए सरकार में कोई पद राहुल गांधी ने नहीं लिया। कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी राहुल गांधी 2017 में उन्होंने लिया था, यानी कि अध्यक्ष बने 2017 में कांग्रेस के, लेकिन 2019 के चुनाव में हार जो मिली, यानी आम चुनाव या लोकसभा चुनाव कहें, तो उस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने अपना पद छोड़ दिया था। यह आप सब जानते हैं, पूरा ऐतिहासिक पहलू है जिसे आपके सामने रख रहा था। इस तरह परिवारवाद के सारे इल्जाम यही खारिज हो जाते हैं जो बीजेपी लगाती है कांग्रेस पे, मगर बीजेपी इन इल्जामों को घुमा फिरा कर किसी न किसी तरह गांधी परिवार पर ही लगाती रहती है। इसके साथ ही राहुल गांधी को शहजादा साबित करने की कोशिश भी बीजेपी करती रहती है, मगर इस कोशिश में अब खुद बीजेपी घिर चुकी है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। राहुल गांधी के कपड़ों से लेकर उनकी विदेश यात्राओं तक बीजेपी ने कई बार उनकी जीवन शैली पर सवाल उठाए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राहुल गांधी संपन्न परिवार से आते हैं। उनके पूर्वज पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में करोड़ों रुपए के अपने घर आनंद भवन को देश सेवा के लिए दान दे दिया था। राहुल गांधी ने खुद को कभी गरीब या फकीर बताने की कोशिश नहीं की और न ही कभी अपनी संपत्ति का उन्होंने घमंड दिखाया। और देश की राजनीति में राहुल गांधी से अधिक संपत्ति बहुत से सांसदों की शायद होगी भी, लेकिन सवाल यहां संपत्ति का नहीं बल्कि मुद्दों का है जिस पर राहुल गांधी बात करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी उन सवालों से बचना चाहती है। जैसे राहुल गांधी महंगाई और बेरोजगारी की बात करते हैं या कोरोना काल में पलायन कर रहे मजदूरों के हित की बात उन्होंने की, किसान आंदोलन के दौरान किसानों के हक की बात उन्होंने की, तो बीजेपी को उन मुद्दों पर बात करना चाहिए, मगर बीजेपी इसकी जगह उनके कपड़ों पर सवाल उठा रही है। अभी फिर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी शुक्रवार को जिस टी शर्ट में दिखे उसकी कीमत बताते हुए बीजेपी ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाए, लेकिन बीजेपी शायद भूल गई कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। बीजेपी ने राहुल के टी शर्ट की कीमत 40,000 से ज्यादा बताई, तो जवाब में कांग्रेस ने और बीजेपी के बाकी विरोधियों ने भी बता दिया कि नरेंद्र मोदी का सूट 10 लाख रुपए का था, उनका चश्मा करीब 1.5 लाख रुपए का है और वो करोड़ों की गाड़ी में चलते हैं। उनके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह के मफलर और मिनरल वाटर की कीमत भी
सोशल मीडिया पर आ गई। बीजेपी ने शायद सोचा नहीं होगा कि एक वार पर इतना जबरदस्त पलटवार होगा और यहीं बीजेपी राहुल गांधी के आगे मात खाती दिख रही है। तो बीजेपी को ऐसा ही तगड़ा जवाब रामलीला मैदान के राहुल गांधी के भाषण से भी मिला था, जब महंगाई के खिलाफ रैली में उनके मुंह से आटे का भाव प्रति लीटर में निकल गया था। राहुल ने तुरंत उस गलती को सुधार लिया था, लेकिन फिर भी उन्हें ट्रोल किया जाने लगा, तो फिर बीजेपी को भी बदले में अपने नेताओं की गलतियां सुननी पड़ी। एक टीवी एंकर ने तो जानबूझकर राहुल गांधी का सुधारा हुआ हिस्सा जो है वो दिखाया ही नहीं और बाद में अपनी इस हरकत के लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ी। बीजेपी को भले चुनावों में कांग्रेस पर जीत मिल रही है, लेकिन जहां बात मुद्दों की आती है वहां बीजेपी बार बार कांग्रेस से मात खा रही है। और अब तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि बीजेपी के लोग ही उसके लिए गड्ढा खोद रहे हैं, जिसमें भविष्य में बीजेपी के पैर काफी धंस सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पहले तंज कसा कि ये यात्रा उन्हें पाकिस्तान में करनी चाहिए, क्योंकि भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ है। और इस तंज के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक पैरोडी सोशल मीडिया पर जारी की, जिसमें राहुल गांधी के कैरिकेचर का इस्तेमाल करते हुए बताया गया कि राहुल गांधी ने किस तरह कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। इस पैरोडी को राहुल नाम मेरा शीर्षक से जारी किया गया। बीजेपी के सीएम की इस हरकत पर लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की कि जनता के धन का इस तरह दुरुपयोग क्यों हो रहा है। वहीं कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने हिमंता बिस्वा शर्मा के 2010 में राहुल गांधी की तारीफ में ट्वीट के स्क्रीनशॉट को शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी उचित समय आने पर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके साथ ही मणिकम टैगोर ने लिखा, प्रिय नरेंद्र मोदी जी, हिमंता बिस्वा शर्मा किसे धोखा दे रहे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड दिख रहा है, उनसे सावधान रहें, मुझे पता है कि आप उन्हें धोखा नहीं देने देंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा का दांव बीजेपी पर भारी पड़ गया। इधर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि उनको राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बहुत उम्मीद है। सत्यपाल मलिक पहले भी किसानों के मसले पर केंद्र सरकार की मुखालफत कर चुके हैं और अब भारत जोड़ो यात्रा से उम्मीदें बताकर उन्होंने बीजेपी को उलझन में डाल दिया है। यही काम केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा, विकसित देशों में हो रही बढ़ोतरी की तुलना में भारत में ईंधन की कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित किया गया है। उनके इस बयान की काफी आलोचना हो रही है। कोई कह रहा है कि क्या आप 2014 से पहले के दामों और अभी के दामों में तुलना कर सकते हैं, तो कोई उन्हें सलाह दे रहा है कि भारत के साथ विकसित देशों के लोगों की आय की तुलना करें। तो आप जानते हैं कि देश में महंगाई किस तरह लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। खासकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से लोगों की हालत खराब हो चुकी है। ऐसे में सरकार का कोई मंत्री ये कहे कि हमने कीमतों को नियंत्रित किया है, तो लोगों की नाराजगी स्वाभाविक है। हैरानी की बात यह है कि बीजेपी को न लोगों की नाराजगी दिख रही है और न ही उनकी तकलीफ उन्हें समझ में आ रही है। बीजेपी अभी भी धर्म के मुद्दे खड़े करके राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बीजेपी धर्म के एक एंगल को निकाल करके ले आई। जरा इस एंगल को भी देख लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शुक्रवार को राहुल गांधी ने कन्याकुमारी में कैथोलिक चर्च के पादरी जॉर्ज पुनैया से मुलाकात की थी। राहुल और पादरी के बीच हुई बातचीत का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिसमें मुट्टी डिचन पराई चर्च में राहुल गांधी को फादर पुनैया से ये पूछते हुए सुना जा सकता है, यीशु मसीह भगवान का एक रूप है, क्या ये सही है? उनके इस सवाल पर फादर जॉर्ज पुनैया ने कहा, नहीं, वो असली भगवान है। इस सवाल जवाब के अलावा दोनों के बीच और क्या बात हुई या राहुल गांधी ने इस जवाब को सुनकर क्या कहा, ये अभी पता नहीं चल पाया है। मगर इस बातचीत के अंश को लेकर राहुल गांधी को हिंदू विरोधी ठहराने की मुहिम बीजेपी ने शुरू कर दी है, लेकिन कांग्रेस ने भी जवाब में देरी नहीं की। अब मोदी जी का एक वीडियो प्रसारित हो चुका है, जिसमें वे हिंदू को धर्म नहीं मान रहे हैं, बल्कि जीवन की शैली बता रहे हैं। हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन हम मानने को तैयार नहीं है। हिंदू इज ए वे ऑफ लाइफ। इस बातचीत के अंश को सुनकर क्या मोदी जी को हिंदू विरोधी ठहराया जा सकता है? ये सवाल बीजेपी को खुद से पूछना चाहिए। वैसे ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी को धर्म के नाम पर घेरा गया हो। कभी उनके प्रसाद ग्रहण करने के तरीके पर, तो कभी उनके जनेऊ पहनने को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं और ऐसे सवालों को दबाने की कोशिश की गई है जिनका जनता से सीधा वास्ता है। रहा सवाल धर्म का, तो बीजेपी शासित मध्य प्रदेश से एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बच्चे को मंदिर में केवल इसलिए पीटा जा रहा है क्योंकि उसने पूजा की थाली से बादाम उठाकर खा लिए। इस वीडियो के बाद सवाल पूछा जा रहा है कि क्या भगवान ऐसी भक्ति से खुश होगा?
तो जनता हो या भगवान, आधा अधूरा सच दोनों को नाराज कर सकता है। और बीजेपी फिलहाल इस आधे अधूरे सच की ही राजनीति कर रही है। कांग्रेस के शासनकाल को बार बार नाकाम बताना, गांधी परिवार के सदस्यों के बारे में मनगढ़ंत बातें फैलाना, देश की तरक्की को लेकर आधे अधूरे आंकड़े पेश करना और यह साबित करना कि हर तरफ खुशहाली है, और इन सब के अलावा कांग्रेस काल के फैसलों को पलटना और सड़कों से लेकर योजनाओं के नाम बदलना, ऐसी राजनीति से बीजेपी कुछ वक्त के लिए जनता को भरम में रख सकती है। लेकिन सच यही है कि जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके सामने झांक ही लेता है। बीजेपी के 8 सालों के शासनकाल के दावे चाहे जो रहे हों, अगर महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा को लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो इसका मतलब यही है दोस्तों कि लोगों को सच्चाई समझ में आ रही है। और यही बात राहुल गांधी से बीजेपी के डर को, परेशानी को उजागर करती है। यानी आखिर क्या कारण है कि राहुल गांधी से बीजेपी डरती है, परेशान होती है। खैर, गुलनार आफरीन ने ठीक ही फरमाया है कि सफर का रंग हंसी कुर्बतों का हामिल हो, सफर का रंग हंसी कुर्बतों का हामिल हो, बहार बन के कोई अब तो हम सफर आए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।